नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी राजस्थान के कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़े सभी पहलुओं पर और विशेषज्ञों से आपका परिचय करवाते हैं और सवाल जवाब करते हैं ताकि आप तक हम आपकी सेहत से जुड़ी सभी सही जानकारियां पहुंचा सकें। दर्शकों, माता पिता बनना एक जीवन का सबसे सुखद और यादगार अनुभव होता है। एक ऐसा पल होता है जो हर कोई कपल जीना चाहता है, लेकिन कई बार कई परेशानियों की वजह से ये समस्या ऐसी हो जाती है कि वो इस पल को जी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में एक सबसे कारगर और मेडिकल साइंस में कह सकते हैं चमत्कारिक जो उपचार पद्धति है IVF, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लोग अक्सर कहते हैं कि IVF है जो है उसकी कोई गारंटी नहीं होती और उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं। IVF को लेकर कई मिथ भी हैं, कई सवाल लोगों के मन में हैं और अभी भी समाज में इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। कई रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन मेडिकल साइंस ने इतने चमत्कार कर दिए हैं, इतनी तरक्की कर ली है कि IVF अब बहुत आसान चिकित्सा पद्धति बनती जा रही है और उन माता पिता और उन कपल के लिए ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है जो एक पेरेंट्स बनना चाहते हैं किसी बच्चे के, जो संतान सुख पाना चाहते हैं। तो ऐसे में हमारा आज का उद्देश्य यही है कि IVF के प्रति सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँ, सही जानकारियाँ आपको दें, क्योंकि आज हमारे दूरदर्शन स्टूडियो में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं आपका उनसे। हमारे साथ हैं डॉक्टर विभा कैलाश गर्ग जी। आप वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और इनफर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब से आप जो भी सवाल करना चाहते हैं इस विषय से संबंधित, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए सबसे पहले, 0141270499, 0141270498, और YouTube के ज़रिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता आखिर क्यों हमारे देश में इतनी तेज़ी से फैल रही है और IVF जो उसकी चिकित्सा पद्धति है उससे किस तरीके से हम माता पिता जो बनना चाहते हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। मैम, सबसे पहले यही समझना चाहते हैं, इनफर्टिलिटी को समझना चाहते हैं। निसंतानता एक ऐसी समस्या है जो भारत में तेजी से पैर पसार रही है। कई कारण हैं इसके, हम सभी जानते हैं, लेकिन आपसे आसान भाषाओं में हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये इनफर्टिलिटी है क्या, और जो एक कपल है जो माता पिता बनना चाहता है उनको कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। अर्पिता जी, पहले तो मैं सब दर्शकों को नमस्कार करना चाहती हूँ जी। इनफर्टिलिटी एक समस्या ऐसी है जो कपल्स फेस करते हैं। अगर 1 साल तक उनका रेगुलर रिलेशनशिप बनी हुई है, वो साथ रह रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो हम उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। और ये करीब 10 to 15% लोगों कपल्स में ये पाई जाती है। इसमें जो कॉज होता है वो वाइफ में भी हो सकता है और हस्बैंड में भी हो सकता है, और कभी कभी मिक्स्ड कॉज होता है, दोनों में ही कोई कोई थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अब अगर कोई कपल 1 साल से कोशिश कर रहे हैं लगातार, उनकी उम्र 35 साल से कम उम्र है और फिर उसके बावजूद उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जी। पर अगर कपल की उम्र 35 साल से 39 साल के बीच में है, तब उनको 1 साल वेट नहीं करना चाहिए, उनको 6 महीने कोशिश करने के बाद फिर डॉक्टर से सलाह कर लेनी चाहिए। और 40 साल के बाद तो जब वो कोशिश करना शुरू करें तभी शुरू में ही कंसल्ट कर लें, जिससे डॉक्टर उनको बता सके कि किस तरीके से उनको आगे प्लान करना चाहिए जी। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं वो उनका एज रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं होता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि किसी पेशेंट को इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, उनके पीरियड्स चढ़ कर आ रहे हैं, या आते ही नहीं हैं, या बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, या बीच बीच में ब्लीडिंग होती है, या किसी के पेट में दर्द रहता है, या किसी को सोनोग्राफी से पहले से ही पता है कि उनको फाइब्रॉइड्स हैं, या यूट्रस में पॉलिप है, या कोई ओवेरियन सिस्ट है, या कोई सर्जरी हो चुकी है ओवेरियन सिस्ट की, या एंडोमेट्रियोसिस है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब वो प्लान करना शुरू करें प्रेगनेंसी के लिए, तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि उनका इन्वेस्टिगेशन हो सके, उनका पता चल सके कि इनके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और उसको उस हिसाब से टैकल किया जा सके जी। मैम, आपने जिस तरीके से बताया है कि कब डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि इनफर्टिलिटी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या सिर्फ एक महिला में ही हो सकती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनफर्टिलिटी को देखें तो वैसे तो ये कोई बीमारी नहीं लगती किसी को, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन
किसी भी औरत के जब बच्चा नहीं होता है तो वो एक अलग ही तरीके से जीती है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत होता है उसके ऊपर। उसको हर समय जो वो कहीं भी जाती है लोग पूछते हैं अरे प्रेगनेंसी नहीं हुई, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, इतने साल शादी को हो गए। वो फिर धीरे धीरे सोशल फंक्शंस में जाना अवॉइड करने लगती है क्योंकि जाके लोग पूछेंगे उसको। हस्बैंड से कभी कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं है, और हमेशा दोष औरत पे ही देते हैं। और हम ऐसे भी केसेस देखते हैं कि जब हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है और कपल को मालूम है कि हस्बैंड में प्रॉब्लम है, लेकिन वाइफ कभी किसी को बताती नहीं है कि मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है। जी, तो मतलब एज अ डॉक्टर मैम आप ये कंसल्ट करना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जब उसका काउंसलिंग के लिए जब आते हैं कपल तो दोनों साथ में आए, हस्बैंड और वाइफ साथ में आए, क्योंकि हस्बैंड की भी उतनी ही काउंसलिंग होना जरूरी है। लेकिन मैम अगर हम कारणों पे जानना चाहें कि इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या होते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि लाइफस्टाइल तो हमारी बदल ही रही है, ये रीजन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा मेन कारण क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के? इनफर्टिलिटी के काफ़ी कारण है, लेकिन आजकल जो जैसे इनफर्टिलिटी की रेट काफ़ी बढ़ती चली जा रही है इंडिया में, वो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लड़कियां शादी लेट कर रही हैं और शादी के बाद भी प्रेगनेंसी काफ़ी लेट प्लान कर रही हैं, 30 साल के बाद प्लान कर रही हैं। लड़कियां माँ जब पैदा होती हैं उनके एग्स ऑलरेडी होते हैं, उनका एक एग बैंक होता है और उसमें से हर महीने थोड़े से एग्स आगे बढ़ते हैं, एक आगे बढ़ जाता है, बन जाता है और प्रेगनेंसी के लिए अवेलेबल होता है, बाकी के वो उस महीने वाले एग्स खत्म हो जाते हैं। और ये प्रोसेस हर महीने चलता है और जब 1000 एग्स रह जाते हैं तो पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। 30 साल के बाद एग्स का नंबर कम होने लगता है, काफी कम होने लगता है, और 35 के बाद बहुत तेजी से कम होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 35 साल के बाद एग्स की क्वालिटी भी खराब होने लगती है, जिससे मिसकैरेजेस का रेट बढ़ जाता है, बच्चे में एबनॉर्मेलिटी होने का रिस्क बढ़ जाता है, और अच्छी क्वालिटी के एग्स नहीं बनते तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस काफी कम होने लगते हैं। तो इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी अगर हो तो 20 से 30 साल की उम्र में हो जाए। लोग लड़कियां अपनी ये कोशिश करें कि प्रेगनेंसी उसमें हो जाए। तो एक तो ये एज फैक्टर है, क्योंकि आजकल बहुत लेट हो रही है मैरिजेस कैरियर्स की वजह से। सेकेंड है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आजकल ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया लाइफ में। उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल और एक्सेसिव कॉफी, इन सब से भी प्रेगनेंसी होने में रिस्क चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और तीसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है, टॉक्सिन्स हैं हमारे खाने में भी, हमारे आसपास इंसेक्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, इनसे भी कहीं ना कहीं एग और स्पर्म पे फर्क पड़ता है। तो इससे भी इनफर्टिलिटी की रेट बढ़ने लगी है। जी, जो आपने कारण बताए हैं बेशक हम सभी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेट मैरिजेस जो है अभी बहुत ट्रेंड में है, आजकल शादी करना ही नहीं चाहते जल्दी, तो इसका जो है साइड इफेक्ट इस तरीके से पड़ सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, हम खास करके जो यूथ है उनको तो बहुत समझने की ज़रूरत है। और जो पहले के ज़माने में जो अर्ली मैरिजेस हो जाती थी वो एक रीज़न यही भी होता था कि ताकि संतान सुख है वो पा सकें हम लोग। लेकिन मैम जैसे कि ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम चलते हैं, हमने बात करी कारणों पर, इनफर्टिलिटी पे बात करी, अगर ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम चलना चाहें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनफर्टिलिटी के, लेकिन IVF उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उसके बारे में हम समझना चाहेंगे कि IVF एक्चुअली है क्या मैम? IVF एक ऐसा प्रोसीजर है जो हर पेशेंट में हम नहीं करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम कोई भी पेशेंट देखते हैं तो पहले हम उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन देखते हैं अगर ज़रूरत है, फिर उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, सारे टेस्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को कोई क्या प्रॉब्लम है, और जो प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करते हैं। तो काफ़ी हद तक काफ़ी ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट से ही हो जाता है। दवाइयाँ देते हैं रिलेटेड टू वॉट एवर डिजीज वी हैव, जैसे कि थायराइड की है तो थायराइड को ट्रीट करेंगे, एग नहीं बन रहे हैं तो ओव्यूलेशन इंडक्शन देते हैं, और भी तरीके होते हैं उनसे कोशिश करते हैं, इंजेक्शंस भी दे लेते हैं। फिर कभी कभी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है, कोई ओवेरियन सिस्ट है या फाइब्रॉइड है या कोई यूट्रस के अंदर पॉलिप है, कोई गांठ है जिसको हटाने से ही प्रेगनेंसी हो सकती है। फिर अगर ये सब सक्सेसफुल नहीं होते, मोस्टली पेशेंट्स इन चीजों से सक्सेसफुल हो जाते हैं, प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन फिर ये नहीं होता है तो देन वी गो फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जिसमें इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या IUI या IVF होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये जो टेक्निक्स हैं
आईवीएफ जो प्रोसीजर है ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है। नॉर्मली अगर देखा जाए किसी भी औरत में 1 महीने में 1 एग बनता है। मैंने जैसे पहले बताया कि 1 महीने में कुछ एग्स बनने शुरू होते हैं और उसमें से 1 आगे बढ़ जाता है और वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार होता है। लेकिन हम आईवीएफ में हमारा एम होता है कि हम वो जो सारे एग्स उस महीने के बन रहे हैं उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स निकालने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमें पेशेंट को इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। अच्छा। नॉर्मल जो आपके हार्मोन्स बनते हैं उनसे प्रेगनेंसी उनसे 1 ही एग बनेगा। तो हम ज्यादा एग्स बनाने के लिए हर रोज इंजेक्शन देते हैं। करीब 8-10 दिन तक रोज इंजेक्शन चलते हैं। बीच बीच में हम मॉनिटरिंग भी करते हैं जिससे कि पता चले कि हमारी डोज काफी है या कम है या ज्यादा है। तो हम उस हिसाब से डोज एडजस्टमेंट कर लेते हैं और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे, चेक करते रहते हैं अल्ट्रासाउंड से और हार्मोनल टेस्ट से। और जब एग्स हमें लगता है कि मैच्योर हैं, रेडी हो गए हैं, तब हम इंजेक्शंस बंद कर देते हैं और फिर हम उसकी एग रिकवरी करते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप होता है। जैसे हम यूजुअली ट्रांसवैजिनल एग रिकवरी करते हैं। उसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है जिसके ऊपर एक नीडल लगा लेते हैं और नीचे से ही उसको डालकर पेशेंट को बेहोश करते हैं पहले, जिससे पेन नहीं हो। और फिर नीचे से ही एग्स निकाल लेते हैं जी। ये काफी सिंपल प्रोसीजर है, माइनर प्रोसीजर है, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है, कोई टाँके नहीं लगते इसमें। पेशेंट को बेहोश करके करते हैं तो उसको दर्द भी कुछ महसूस भी नहीं होता है और 15 से 30 मिनट लगते हैं। डिपेंड करता है कि कितने एग्स बन रहे हैं। अगर हम प्रोसीजर को ही समझना चाहें स्टेप बाय स्टेप तो क्या प्रोसीजर रहता है इसका आईवीएफ का? हाँ, यही बता रही हूँ मैं कि पहले तो हमने स्टिमुलेशन किया, जिससे एग्स तैयार किए, उसके बाद उनको निकाला। अब निकालने के बाद फिर हस्बैंड से शुक्राणु का सैंपल लेते हैं और फिर लैब में अब हम 2 प्रोसीजर कर सकते हैं। एक तो आईवीएफ, एक इक्सी। आईवीएफ एक प्रोसीजर है जिसमें हम एग्स की डिश जो होती है उसमें स्पर्म उसके चारों तरफ छोड़ देते हैं और फिर स्पर्म अपने आप पेनिट्रेट करके एग में जाते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। इक्सी एक प्रोसीजर है जो ऐसे केसेस में किया जाता है जहां पर हस्बैंड के स्पर्म बहुत कम है सैंपल में। तो उसमें एक स्पर्म जो हेल्दी स्पर्म लगता है उसको सेलेक्ट करके एक एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है जी। जब ये प्रोसीजर हो गया, चाहे आईवीएफ चाहे इक्सी, फिर उस डिश को हम मशीन में इंक्यूबेटर्स में रख देते हैं कल्चर के लिए। वो नेक्स्ट स्टेप है एम्ब्रियो कल्चर। उसको कल्चर मीडिया में डाल के इंक्यूबेटर में रख देते हैं और रखते हैं करीब 3 से 6 दिन तक। अच्छा। और उसको कंटिन्यूसली उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, देखते रहते हैं कि उसमें डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कितने एम्ब्रियोज बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। और फिर जिस दिन हमको एम्ब्रियोज डालने हैं उसमें से 2 या 1 हेल्दी एम्ब्रियो जो हमें लगता है उसको लेकर यूट्रस में हम डालते हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप होगा एम्ब्रियो ट्रांसफर का। उसमें जो आपका हेल्दी एम्ब्रियो है उसको पतली सी एक प्लास्टिक की ट्यूब है उसमें डालकर यूट्रस के अंदर नीचे से ही इंसर्ट कर दिया जाता है। इसमें कोई पेन नहीं होता, इसमें कोई बेहोशी की दवा देने की जरूरत नहीं होती। 10 मिनट का प्रोसीजर है, डाल के उसके बाद पेशेंट अपने घर जाती हैं जी। और फिर उसके बाद वेटिंग पीरियड शुरू हो जाता है जी। ट्रीटमेंट चलता रहता है पेशेंट का और फिर 12 से 14 दिन के बाद टेस्ट करते हैं, एक ब्लड टेस्ट जिसमें बीटा ईसीजी चेक करते हैं। फिर पता चलता है हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। या नहीं। ठीक है मैम, आपने प्रोसीजर पे बात करी है, बहुत अच्छे से आपने इस प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया है। समझ में आया है कि महिला और पुरुष को किस तरीके से जो शुक्राणु है और जो एग है उसको मिलाकर और उसको वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है महिला के शरीर में। अगर हम ये जानना चाहें कि आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है किन लोगों को कंसल्ट किया जाता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर एज होती है या पर्टिकुलर कुछ फैक्टर्स होते हैं कि इन्हीं को ही कंसल्ट कर सकते हैं आईवीएफ ट्रीटमेंट? आईवीएफ का ट्रीटमेंट जो सबसे पहले शुरू हुआ था जब ये उन पेशेंट्स के लिए हुआ था जिनकी ट्यूब्स बंद थी। क्योंकि बीच में यूट्रस है, इधर ट्यूब्स हैं, इधर अंडकोश हैं, दोनों है, ओवरीज हैं। तो स्पर्म जब यूट्रस में से जाएगा ऊपर, ट्यूब्स में से होता हुआ ओवरीज तक पहुंचेगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो वापस ट्यूब में से आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ट्यूब एक तरह से ब्रिज है बिटवीन एग एंड द स्पर्म। तो अगर ये ट्यूब्स डैमेज होंगी या ब्लॉक्ड होंगी तो एग और स्पर्म मिल नहीं पाएंगे और एम्ब्रियो वापस यूट्रस में नहीं आ पाएगा। तो ये शुरू में ये जो टेक्निक बनी थी ये इसीलिए बनी थी कि पेशेंट्स वो जिनके ट्यूबल डैमेज है या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं उनको सक्सेस मिल सके। तो इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है, जो इनसे पैदा होने वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि ये ग्लास के डिशेस में तैयार किया जाता है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी लेमैन लैंग्वेज है। ओके।
और ये तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। सेकंड है, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम सारे टेस्ट कर लेते हैं, सारे ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं, IUI भी कर लेते हैं, काफी प्रेगनेंसी नहीं होती, जिनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। उन पेशेंट्स में हम IVF सजेस्ट करते हैं। थर्ड होते हैं वो पेशेंट्स जिनमें हस्बैंड के स्पर्म बहुत, सीमन सैंपल बहुत पुअर होता है, उनका स्पर्म काउंट बहुत कम है, मोटिलिटी बहुत कम है, या फिर बहुत एबनॉर्मल स्पर्म है, तो उसमें हेल्दी स्पर्म को सेलेक्ट करके एक एक एग के अंदर डाल सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका एग्स बहुत कम बचे हैं, तो उनको इंजेक्शंस वगैरह देकर उनकी कोशिश करते हैं उनके एग्स निकले, और उनको पूल करके या जैसे भी है, जैसे एडवांस मैटरनल एज है, उन पेशेंट्स में यूजफुल होता है। और फिर कभी जरूरत हो तो डोनर एग्स भी यूज किए जा सकते हैं, किसी और के एग्स लेकर उनको कर सकते हैं। फिर IVF उन पेशेंट्स में भी यूज करते हैं जब किसी को कोई कॉन्जेनिटल एनॉमलीज चल रही हैं, आनुवांशिक बीमारियां चल रही हैं, उनको सेलेक्ट करना है कि कौन सा हेल्दी एम्ब्रियो है, उन्हें एबनॉर्मल बेबी नहीं चाहिए, हेल्दी एम्ब्रियो चाहिए, तो आप IVF करके एम्ब्रियोज बनाकर उसमें से एक सेल निकालकर हर एम्ब्रियो में से टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा एम्ब्रियो हेल्दी है, और फिर उस एम्ब्रियो को डाला जा सकता है। मैम, एक सवाल जो इस वक्त मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की स्थिति ये है कि गर्भाशय कैंसर से जूझ रही हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, तो ऐसे में अगर किसी महिला को संक्रामक बीमारी है, या पुरुष को संक्रामक बीमारी है, या फिर गर्भाशय कैंसर से वो जूझ रही है, तो वो लोग क्या IVF करवा सकते हैं? अगर गर्भाशय का कैंसर है तो डिपेंड करेगा कौन सी स्टेज है। क्योंकि एक बार यूट्रस का कैंसर हो जाए तो उसमें अगर मोस्टली कैंसर ये हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं, तो ये तो डिपेंड करेगा आपकी स्टेज कैसी है, आपका किस टाइप का कैंसर है। पर ये किया जा सकता है कि पेशेंट के एग्स लेके उनको फ्रीज कर लें, या एम्ब्रियोज बनाकर फ्रीज कर लें, और फिर आगे जरूरत पड़े तो या तो सरोगेसी से वो करा सकें ट्रीटमेंट, किसी और के यूट्रस को यूज कर सकते हैं। और अगर उनका यूट्रस हेल्दी रहता है, उसके बाद भी माइनर बीमारी थी कोई, वो ट्रीट हो जाती है, तो फिर वो एम्ब्रियोज को डलवा सकते हैं। मतलब ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो लोग भी करवा सकते हैं अगर IVF ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। एग फ्रीजिंग की आपने बात करी है, एग फ्रीजिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या है ये और किस तरीके से किया जाता है? एग फ्रीजिंग बिल्कुल IVF की तरह का प्रोसीजर है। उसमें जो लेडीज होती है उनको इंजेक्शन देते हैं, जब उनके एग्स रेडी हो जाते हैं तो निकाल लेते हैं, और उनको निकाल के फ्रीज कर लेते हैं, और फिर वो उनको बाद में कभी चाहे कुछ सालों के बाद तो वो यूज कर सकते हैं उन एग्स को एम्ब्रियोज बना के अपने लिए प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए। अब ये किन पेशेंट्स में करते हैं? ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैंसर पेशेंट्स के लिए है। कि किसी पेशेंट को आज कैंसर डायग्नोज हुआ है, अब डॉक्टर्स ने कहा कि उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेनी होगी, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर हम कीमोथेरेपी दे देंगे तो ओवरीज काफी डैमेज हो जाती हैं, और पॉसिबल है कि ओवरीज का फंक्शन कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाए। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर कभी बच्चे नहीं हुए तो आगे उनके प्रेगनेंसी के चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। तो फिर ऐसे पेशेंट्स के अगर हम एग्स निकाल लें तो और एम्ब्रियोज बना के उनको फ्रीज कर लें, या फिर खाली एग्स को फ्रीज कर लें, और उसके बाद वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो अपना कैंसर का ट्रीटमेंट है कंप्लीट करा के वापस आ सकती हैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए। जी मैम, एग फ्रीजिंग को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा ये भी है कि छोटी उम्र में भी लड़कियां एग फ्रीजिंग करवा रही हैं, वो कहाँ तक सही है? क्या वो आगे जाके फ्यूचर में सही रहता है, सेफ रहता है? एग फ्रीजिंग करवा रही हैं लड़कियां बहुत, क्योंकि उनको लगता है कि हम काफ़ी टाइम तक डिले करते रहेंगे, प्रेगनेंसी 40 साल के बाद मे बी हम ट्राई कर लेंगे बेबी के लिए, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये एक प्रोसीजर है, इसकी कोई 100% सक्सेस नहीं है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है उस चीज़ का कि आप अपनी प्रेगनेंसी डिले करते रहें। आप एक बार के लिए या 2 बार के लिए अपने एग्स फ्रीज कराएंगे। एक तो फ्रीजिंग की और थॉइंग की भी एक सक्सेस रेट होती है, सारे सर्वाइव नहीं करते हैं, और फिर उसके बाद पता चला कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो फिर उसके पास चांसेस नहीं रहते हैं। तो बेटर ये है कि अपनी प्रेगनेंसी ट्राई कर लें। पर हाँ, अगर ऐसे कारण है जिस वजह से कोई अभी शादी भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी का पार्टनर नहीं है, और अभी कोई उनको मालूम नहीं आगे क्या होगा, तो वो एग फ्रीज करा सकते हैं और आगे यूज कर सकते हैं, पर उस पर 100% रिलाई भी नहीं करें। जी बिल्कुल सही कहा। और IVF को लेके मैम, लोगों में अक्सर ये मिथ भी रहता है कि ऐसा बोला जाता है और बहुत कॉमन ये सोचा भी जाता है कि IVF अगर जिसने करवाया है उसके बेबी ट्विंस होंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, ये बात जरूरी है कि ट्विंस के चांसेस ज्यादा होते हैं IVF में, क्योंकि हम लोग
कभी कभी हम चाहते हैं कि प्रेगनेंसी का चांस बढ़ जाए जी। तो अगर 2 एम्ब्रियो डालेंगे तो कम से कम एक तो ठहरेगा, ये सोचकर। ओके। ये नहीं है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एम्ब्रियोज, लेकिन एक तो ठहरेगा। लेकिन जब अगर हम ब्लास्टोसिस्ट डालते हैं, अगर एक ब्लास्टोसिस्ट डालते हैं तो वो डे 5 वाला जो एम्ब्रियो है तो उसके चांसेस काफी अच्छे होते हैं सक्सेस के। तो कभी कभी ये भी देखा गया है कि एक एम्ब्रियो डालते हैं वो उससे स्पॉन्टेनियस ट्विनिंग भी हो जाती है। ओके, तो ये उस पे मतलब फाइनल नहीं है और ये बिल्कुल 100% सच नहीं है कि ट्विंस ही होते हैं, वो डिपेंड करता है। बहुत पेशेंट्स होते हैं कि हम लोग तो यही सोचते हैं कि हम 3 भी डाल दें तो एक तो लग जाए, कम से कम एक चांसेस ही तो हो जाए, चांसेस बढ़ाने। जी, अक्सर ये कहा जाता है कि आईवीएफ की जो सक्सेस रेट होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कह सकते हैं कि 99% आईवीएफ से ट्रीटमेंट अच्छा होता है। लेकिन इन दैट केस कि अगर आईवीएफ से फर्स्ट टाइम अगर नहीं होते हैं, बेबीज नहीं होते हैं किसी को, तो क्या दूसरी बार आईवीएफ करवा सकते हैं? और अगर नहीं करवा सकते हैं तो उस वक्त क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो जब आईवीएफ कराने जाते हैं तो पेशेंट्स यूजुअली सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके होते हैं। तो उस समय आईवीएफ जो होता है एक खाली थेरेप्यूटिक प्रोसीजर नहीं है कि आप ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, उससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जैसे किसी पेशेंट ने अगर एक साइकिल आईवीएफ की उस समय हम एग्स निकालेंगे, हम देखेंगे उनके एग्स कैसे हैं, स्पर्म देखेंगे किस टाइप के हैं, उसके बाद उनका स्पर्म और एग मिलकर फर्टिलाइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, एम्ब्रियो बना पा रहे हैं कि नहीं। ओके। कभी कभी ऐसे भी देखने में आता है कि पेशेंट के सारे टेस्ट हो गए, IUI हो गया, सब कुछ हो गया, प्रेगनेंसी बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती। हम आईवीएफ करने जाते हैं, पता चला एग क्वालिटी बहुत खराब है जी। क्योंकि हम माइक्रोस्कोप के नीचे एग्स देख रहे हैं जी। फिर अगर एग क्वालिटी भी अच्छी है तो मेरे साथ भी हुआ है कि पेशेंट ये एग्स निकाले, काफी सारे अच्छे एग्स मिल गए, अगले दिन पता चला सब उनमें टूट फूट शुरू हो गई। ओके। तो ये बॉडी में हो रहा है तो किसी को नहीं पता चल रहा, आईवीएफ करते हैं तो ये बात पता चलती है जी। या फिर एम्ब्रियो क्वालिटी कैसी है। तो ये जांच के दौरान पता चलता है, जब आईवीएफ कराने जाते हैं तो तब सारे जो टेस्ट होते हैं उसी से ही पता चलता है। जब आईवीएफ करते हैं बिकॉज माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहे हैं जी, हाँ। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर मान लीजिए वो साइकिल फेल हो गई तो हमको ये पता चला कि एग क्वालिटी कैसी थी, स्पर्म क्वालिटी कैसी थी। दूसरा ये पता चलता है कि पेशेंट को कितने हमने इंजेक्शन दिए, कौन सी प्रोटोकॉल यूज की, उससे किस तरीके के उसके एग्स बने, मे भी पूरी इस चीज को रिव्यू करते हैं। ओके। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि भाई एक नेक्स्ट साइकिल दोबारा की जाए, उसमें ये चेंजेस करके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में चेंज करके हम ये आईवीएफ साइकिल करें। मैम, इनफर्टिलिटी जो है उस पर मैं एक बार बात करना चाहूँगी क्योंकि ये समस्या बहुत कॉमन है हमारे देश में, खासकर जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो उसमें से कई महिलाएं ऐसी हैं जो जूझ रही हैं लेकिन शर्म और झिझक की वजह से वो बता नहीं पाती हैं समाज में, एक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दबाव के चलते इस समस्या को फेस करती जाती हैं। लेकिन अगर वो टेस्ट करवाना चाहती हैं और वो जानना चाहती हैं कि आखिर क्यों हो रहा है, तो कौन कौन से टेस्ट हैं, जाँचें हैं जो उपलब्ध हैं और उनको जाके करवानी चाहिए अगर वो निसंतानता या कितने लंबे टाइम से अगर उनको बेबी नहीं हो रहा है? तो देखिए, जो टेस्ट होते हैं वो तो हर पेशेंट के ऊपर एक स्पेसिफिक, उनको देखने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि किस पेशेंट के क्या टेस्ट होंगे। ओके। तो मोटे तौर पे 5 चीजें चाहिए होती हैं प्रेगनेंसी के लिए। पहले तो हस्बैंड का सीमन एनालिसिस नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। बाकी 4 चीजें लेडी में होती हैं। एक तो उसमें एग्स होने चाहिए काफी सारे, जैसे आपने बताया कम एग्स होने लगते हैं, उम्र बढ़ जाती है तो सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकंड, थर्ड चीज है कि हर महीने एग बनना चाहिए। कुछ लेडीज ऐसी होती है जैसे पीसीओडी की बीमारी है या कोई और बीमारियां हैं जिससे उनका हर महीने एग ही नहीं बनता। ओके। अब उनको पता ही नहीं है, पीरियड तो आ रहा है लेकिन एग नहीं बन रहा है। ये सोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि एग नहीं बन रहा है, तो हम उनको दवाइयां दे सकते हैं, है ना, और मॉनिटर कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड से, उन्हें बता सकते हैं भाई आपका एग इस समय रेडी हो रहा है, इस समय आपका टाइम सही है हस्बैंड से रिलेशनशिप बनाने के लिए। फिर चौथी चीज होती है पेशेंट की ट्यूब्स। ट्यूब्स को टेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, बट ट्यूब्स का जो टेस्ट होता है थोड़ा पेनफुल होता है। तो हम लोग एकदम से शुरू में किसी के ट्यूब्स नहीं टेस्ट कराते अनलेस कि हमें लगता है कि इसके कोई ऐसा फैक्टर है, इसके बहुत ज्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज है या इसको टीबी के पहले बीमारी हो चुकी है या पहले इन्फेक्शंस हो चुके हैं, पहले कोई मिसकैरेज हो चुका है जिसमें डीएनसी हुई और उसमें कॉम्प्लिकेशंस हो गए बहुत ज्यादा। तो ऐसे केसेस में हम लोग सोचते हैं कि ट्यूब्स पहले टेस्ट कर लें। लेकिन अगर कोई पेशेंट आती है जिसकी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो ट्यूब्स का थोड़ा डिले कर देते हैं। और ट्यूब्स टेस्ट करने के जो सारे तरीके हैं, या तो दूरबीन की जांच से कर सकते हैं, एक्सरे से कर सकते हैं, सोनोग्राफी से कर सकते हैं, तो कई तरीके हैं ट्यूब्स टेस्ट करने के, पर सारे ही थोड़े से इन्वेजिव हैं।
एंड लास्ट थिंग इज कि यूट्रस हेल्दी होना चाहिए, जी। क्योंकि आखिरकार आप चाहे प्रेगनेंसी नेचुरली करें, चाहे आईयूआई से, चाहे आईवीएफ से, जी। प्रेगनेंसी तो यूट्रस में लगेगी। उसमें कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई गांठ नहीं होनी चाहिए, जैसे फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स हैं, या कोई जाले नहीं पड़े होने चाहिए। कई बार यहाँ पे इंडिया में टीबी काफी कॉमन है, इन्फेक्शंस काफी कॉमन है जो बचपन में लड़कियों को हो जाते हैं, तो यूट्रस में चिपक जाती हैं दीवारें आपस में, या उनमें जाले पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन होता है, तो वो चीज तो इन्वेस्टिगेट। मैम हमारी महिलाओं को जो दर्शक देख रही हैं हमको उनको बताइए किस तरीके से अपना गर्भाशय है जो सुरक्षित रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। उसमें यही है कि जो पीरियड्स के वक्त जो कपड़ा यूज करें वो पैड हेल्दी यूज करें, अपना जो जैसे वॉश करें हमेशा फ्रंट टू आगे से पीछे की तरफ वॉश करें, कभी पीछे से आगे की तरफ नहीं करें वॉश, साफ कपड़े पहने, कॉटन अंडरवेयर पहने, कभी सिंथेटिक कपड़े नहीं पहने नीचे। और अगर कभी कोई मिसकैरेज होता है या कोई डिलीवरी होती है तो हॉस्पिटल में अच्छी क्लीन जगह पे करवाएं, ऐसे घर में नहीं कराएं कि छुपा के अबॉर्शन करा लिए, उससे इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, ये बहुत बेसिक जानकारी थी जो आज मैम ने दी है और हमारे महिला दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने ये समझा। मैम आईवीएफ की तरफ चलते हैं। आईवीएफ अगर कोई कपल कराने आ रहे हैं आपके पास, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, या उनकी एज या लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि बिफोर आईवीएफ और आफ्टर आईवीएफ काफ़ी चेंज हो जाती है शरीर, तो किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं? सबसे पहले तो उनका लाइफस्टाइल। ओके। अगर वेट ज़्यादा है या वेट बहुत कम है, ओके, तो दोनों ही प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं है। बहुत कम वेट भी होता है, उसमें भी पेशेंट्स के एग नहीं बनते हैं, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपना खुराक ठीक रखें। जी। मेडिटेरेनियन डाइट जिसको बोलते हैं ना हम, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अन्न भी खाएं, नट्स भी, लेकिन फैट्स और शुगर्स को कम रखें। हाई प्रोटीन डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, फोलिक एसिड ले लें, क्योंकि कोई भी पेशेंट जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करे उसको कम से कम 3 महीने पहले से फोलिक एसिड पे रहना चाहिए, जिससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के लिए प्रोटेक्शन रहता है बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। फिर उसके अलावा स्ट्रेस अपनी लाइफ से कम कर दें, क्योंकि स्ट्रेस से सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे ओव्यूलेशन वगैरह सब में प्रॉब्लम आती है। तो आपको रिलैक्स रहना होगा, एक दूसरे के लिए टाइम निकालना होगा, और हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होना चाहिए। जी। उनको एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम अगर किसी में भी है तो उसको सपोर्ट दें जी। और उसको हेल्प करने की कोशिश करें जी। तो इसके अलावा वेट कम रखें, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, कॉफ़ी अगर पी रहे हैं तो ज़्यादा पी रहे हैं तो कम कर दें, स्मोकिंग और अल्कोहल को बंद करें, क्योंकि दे कैन स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ एग्स एंड स्पर्म। जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और जैसा कि डॉक्टर मैम ने बोला है ज़रूर फॉलो कीजिए उसको। मैम जाते जाते हम चाहते हैं एक मैसेज हम आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए हो जाए, एक शॉर्ट मैसेज दीजिए उनको कि किस तरीके से वो जो माता पिता बनना चाहते हैं, वो संतान सुख लेना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश ले नहीं पा रहे हैं, उसको जी नहीं पा रहे हैं पल को, वो कैसे जी सकते हैं? मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आजकल प्रेगनेंसी की एज बहुत लेट हो गई है, इसको सोचें कि बच्चा कितना ज़रूरी है। आगे जाके एक तो एमटीपी करा लेते हैं लोग, वो नहीं कराएं, क्योंकि कभी कभी एमटीपी कराने के बाद दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, कुछ फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं यूट्रस में कि प्रॉब्लम्स आती हैं। एक बच्चा अगर आप पैदा कर भी लेते हैं तो बच्चा पल जाता है जी। तो ट्राई टू हैव योर बेबीज अर्ली, इतना लेट मत छोड़िए कि आगे जाके आप जितना आपने करियर में आपने अचीव किया है वो आपको कम लगने लगे। जी मैम, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे और हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे, क्योंकि एक मैसेज की तरह ही होगा वो भी, कि जो कपल है वो शारीरिक तनाव तो झेल ही रहा है लेकिन उसके साथ साथ मानसिक और सामाजिक तनाव भी झेल रहा है, यानी हमारे के आसपास वाले जो लोग हैं वो भी बहुत प्रेशराइज करते हैं, तो उनके बारे में भी आप कुछ एक वर्ड करिए, बोलिए कि क्या किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं इन बातों का और कैसे हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं? अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होंगे तो मेरे ख्याल से स्पेशली ये कहाँ से आता है दबाव, मोस्टली लड़के की फैमिली में से आता है या लड़की की फैमिली में आता है, माँ बाप को रहती है चिंता। तो अगर अपने पेरेंट्स को समझाएं कि भाई हम ट्राई कर रहे हैं, हो जाएगा, आप प्लीज लेट अस रिलैक्स। जी
है, टेंशन, स्ट्रेस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू हैव अ बेबी। जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी और अपना अनुभव हम सभी दर्शकों के साथ आपने साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। तो दर्शकों, आज की बातचीत से ये बात तो साफ हो चुकी है कि इनफर्टिलिटी जो है वो एक शर्म करने वाली कोई समस्या नहीं है, एक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसका इलाज जो है आज के समय में संभव हो पाया है आईवीएफ के जरिए, और भी तमाम मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनके जरिए हो सकता है। तो अगर आज की बातचीत से आपको जरा सा भी इंफॉर्मेशन मिली हो और अच्छा लगा हो आज का एपिसोड, तो प्लीज आप हमें फॉलो कीजिए और हमारा एपिसोड लगातार देखते रहिए और साथ में देखते रहिए डीडी राजस्थान। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। एक ऐसा कैंपस जो तुम्हारे सपनों को तुम्हारी स्टोरी में बदल सके, कदम से कदम मिलाकर चल सके। Because the future doesn't belong to those who follow the path, but to those who build it. Let your story begin at the JCRC campuses now.